बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, बच्चे ने सवाल ये पूछा है कि गन जो है वो आफ्टर फायर रिकॉइल क्यों करती है। लास्ट टाइम जो हमने आर्टिकल डिस्कस किया था, तो गन इसलिए रिकॉइल करती है ताकि मोमेंटम को कंजर्व रख सके। सो टू कंजर्व मोमेंटम द बुलेट मूव्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड द गन रिकॉइल्स इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। क्लियर हो गए? सो दैट द टोटल मोमेंटम बिफोर फायर एंड आफ्टर फायर रिमेन्स कांस्टेंट। क्लियर हो गए? अच्छा, इसके बाद हमारे पास टॉपिक है कि ये रॉकेट जो है ये हवा में उड़ता है, तो इसके पीछे क्या साइंस है, थोड़ी सी वो हम बात करेंगे। तो बेटा ये वही साइंस है जो गोली और बंदूक वाली है, ये वही साइंस है जो मोमेंटम का लॉ हमें बताता है। इधर बेटा जो पीछे हमने डिस्कस किया था M1 और M2 के केस में, याद है आपको? ये समझ लें जैसे ये सिंपल केसेस थे, फिर हमने एक को गोली बना लिया, एक को बंदूक बना लिया। हमने पढ़ा था कि ये अगर इसके ऊपर F फोर्स लगा रहा है तो ये उसके ऊपर क्या लगा रहा है, F डैश। और उसके बाद अब देखें बेटा, तो मोमेंटम कंजर्व रहता है, टोटल मोमेंटम चेंज नहीं होता। अब दूसरा हमने ये सारी बातें हमने पीछे पढ़ी थी, और गोली बंदूक का भी हमने देखा कि अगर एक का मोमेंटम जो है वो mv डैश है तो दूसरा क्या आया, -mv। दोनों मोमेंटम हैं इक्वल, लेकिन डायरेक्शन में क्या है, ऑपोजिट। इसी तरह यहाँ पे होगा कि जब रॉकेट हवा में उड़ता है, रॉकेट हमारे पास एक चीज़ है, स्पेस क्राफ्ट है, इसको खला में या स्पेस में हम भेजते हैं, तो इसके अंदर हमने फ्यूल भरा होता है, ईंधन भरा होता है, वो लिक्विड नाइट्रोजन होती है, हाइड्रोजन होती है सॉरी, और लिक्विड ऑक्सीजन होती है। फिर ये दोनों गैसेस, इसका कंबस्चन चैम्बर होता है, उसमें ये दोनों को इग्नाइट किया जाता है, बर्न किया जाता है। जैसे हम आम लकड़ी को आग लगाते हैं, जलाते हैं, उसको इग्नाइट करना कहते हैं। इसी तरह हम इन दोनों गैसेस को बर्न करेंगे तो ये इसका जो कंबस्चन चैम्बर है उसमें जब ये दोनों ईंधन जलेंगे, उसके बाद क्या होगा, ये जब मिल के जलेंगे तो एक हाई प्रेशर गैस बनेगी। क्या बनेगी? एक हाई प्रेशर गैस बनेगी। और वो गैस जो है इस रॉकेट का जो रियर पार्ट है, पीछे वाला हिस्सा है, उससे बड़े प्रेशर के साथ बाहर निकलेगी नहीं। अब गैस जितने मोमेंटम के साथ सपोज नीचे को जा रही है, वो मोमेंटम ऑफ गैस है, जो गैसेस रॉकेट से बाहर निकल रही है। अब देखा ना, रॉकेट उड़ता है तो उससे नीचे से गैसें निकल रही होती हैं, धुआं सा। तो वो गैसेस जितने भी मोमेंटम से नीचे को निकल रही हैं, वो आप कह लें कि वो मोमेंटम है किनका, गैसेस का। अब ये लॉ फिर वही बात कि मोमेंटम का लॉ होल्ड करने के लिए लाजमी है कि उतना ही मोमेंटम इसके ऑपोजिट भी हो, कि जब दोनों को सम करें तो फिर आंसर क्या है, ज़ीरो ही आए। कि जब रॉकेट शुरू में पड़ा हुआ था, अब इसने फ्लाई नहीं किया, तब इसका मोमेंटम ज़ीरो था ना, तो चलने के बाद भी आफ्टर फ्लाइट भी इसका टोटल मोमेंटम कितना रहना चाहिए, ज़ीरो ही रहना चाहिए। अब बहरहाल होगा क्या, गैसेस निकलेंगी नीचे को, ये मोमेंटम डाउनवर्ड लग रहा है। अब समझ लें गैसेस नीचे को निकल रही हैं तो वो लगा रही हैं, चलें भी एक एक्शन लगा रही हैं। अब उसके ऑपोजिट क्या लगेगा, एक रिएक्शन लगेगा। जितने मोमेंटम से गैसेस निकल रही हैं उतने मोमेंटम से रॉकेट किधर को जाएगा, ऊपर को जाएगा, लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या रहेगी, ऑपोजिट रहेगी। क्लियर हो गया? तो यही बेटा हमारे पास केस था कि जो रॉकेट्स हैं जब वो फ्लाई करते हैं, तो इसमें भी हमारे पास जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जो गैसेस हैं वो एक्सपेल होंगे नीचे को। तो गैसेस का जो मोमेंटम है, मोमेंटम ऑफ गैसेस, जितने मोमेंटम से गैसेस निकलेंगी उतने मोमेंटम से रॉकेट क्या करेगा, ऑपोजिट फ्लाई करेगा। एक के साथ माइनस लगा लें, मोमेंटम ऑफ रॉकेट। समझ आ रही? अच्छा, इसके बाद क्या होगा, जब ये ऊपर को उड़ेगा तो हमें एक मसला इसके साथ आएगा कि ये अब रॉकेट में हमें बहुत ज़्यादा ईंधन भरना पड़ेगा, फिर जाके ऊपर फ्लाई करेगा। और अब देखिए, जब हम किसी चीज़ को ऊपर को फेंकते हैं, ध्यान से गौर से बात सुने, तो रॉकेट, ये समझ लें कि रॉकेट है, मैंने इसको ऊपर को फेंका है, तो एक चीज़ इसको नीचे को भी खींच रही है,
वो क्या है, ग्रेविटी है, कि हम ऊपर को फेंकना चाह रहे हैं, ग्रेविटी कह रही है तुम नीचे को आओ। तो ग्रेविटी को हमने डोमिनेट करना है, ओवरकम करना है, कि ग्रेविटी को हमने हराना है। तो फिर अगर हमें ग्रेविटी के खिलाफ जाना है, ऑपोजिट जाना है उसके, तो उससे ज़्यादा फोर्स से हम किसी चीज़ को ऊपर फेंकेंगे। तो अब क्या करना पड़ेगा बेटा, अगर आप किसी रॉकेट को स्पेस में भेजना चाहते हैं और वो इतनी उसके पास एबिलिटी हो, इतना मोमेंटम हो कि वो फ्लाई कर सके और ग्रेविटी के अपोजिट वो जा सके ऊपर को, उसके लिए हमें उसके जो कम्बस्टन चैम्बर है उसके अंदर 1 सेकंड में 10,000 किलोग्राम ईंधन जो है वो बर्न करना पड़ेगा। रॉकेट तब उड़ के ऊपर को जाएगा जब वो क्या करेगा, 1 सेकंड में 10,000 किलोग्राम मैस की जो गैसेज हैं या फिर जो भी आपने ईंधन रखा हुआ है, इतना ईंधन वो 1 सेकंड में ज़ाया करेगा, कंज्यूम करेगा। तो ये MCQs कुछ मैं डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि इसमें से यही चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। दूसरा, जो रॉकेट की स्पीड है, जितनी स्पीड से रॉकेट ने ऊपर को फ्लाई करना है, इतनी मिनिमम स्पीड होगी तो फिर रॉकेट ऊपर को जाएगा अगेंस्ट द ग्रेविटी, अदरवाइज वो नीचे गिर जाएगा। बात समझ आ रही कि इतना ईंधन आपको जलाना पड़ेगा और रॉकेट की स्पीड इतनी होनी चाहिए, फिर वो रॉकेट फ्लाई करेगा ऊपर को अगेंस्ट द ग्रेविटी। बात समझ गए? अच्छा, इसके बाद और क्या है, जब रॉकेट ऊपर को फ्लाई करेगा तो जितने एक्सेलरेशन के साथ वो फ्लाई करेगा उसका ये फॉर्मूला भी आपने याद रखना है। यहाँ पे m क्या है, मैस ऑफ फ्यूल पर सेकंड, कि 1 सेकंड में जो ईंधन आपका कंज्यूम हो रहा है। v क्या है, वेलोसिटी ऑफ गैसेज है, जितनी वेलोसिटी के साथ गैसेज बाहर को निकल रही हैं। और उसके बाद m क्या है, मैस ऑफ रॉकेट है। अच्छा, अब हमें एक और भी मसला बनेगा कि जब हम क्या करते हैं, रॉकेट को ऊपर को फ्लाई करवाते हैं तो उसमें ईंधन बहुत ज़्यादा होता है, तो अब उसका मैस बहुत ज़्यादा है। अब हमने पढ़ा हुआ है कि अगर मोमेंटम जो है वो प्रोडक्ट है किसका, मैस इनटू वेलोसिटी का। मोमेंटम टोटल इक्वल ही रहता है, वो चेंज नहीं होता। शुरू में रॉकेट का मैस बहुत ज़्यादा है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी कम होगी। ये मैंने एग्जांपल दी थी कि ऐसे ही है, जैसे शुरू में मैस जो है वो 10 है और वेलोसिटी 2 है, तो मैस शुरू में ज़्यादा है। अब हम इसका जो मैस है वो इसको तंग कर रहा है ऊपर जाने से। अब हम क्या करेंगे, रॉकेट बनाएंगे और उस रॉकेट के नीचे हम डिफरेंट रॉकेट्स को इसके साथ जोड़ देंगे, लिंक कर देंगे। छोटे छोटे रॉकेट्स को हम इसके साथ क्या कर देंगे बेटा जी, लिंक कर देंगे और इसके नीचे जोड़नी है जोड़ लें। बहरहाल अब होगा क्या, एक बात आपने याद रखनी है कि राउंड अबाउट 80% जो है आपका जो रॉकेट है वो किस पर मुश्तमिल होता है, वो फ्यूल, ईंधन जिसने उसको ऊपर उड़ाना है उस पर मुश्तमिल होता है। अब होगा क्या, अब ये इनका अपना अपना तीनों का मैस है। अब क्या होगा कि जब ये रॉकेट, पहले तो ये रॉकेट चलेगा, ये अपनी ड्यूटी पूरी करेगा, इसमें से गैसें निकलती जाएंगी, गैसें निकलती जा रही हैं ना, निकलती जाएंगी, ये रॉकेट को ऊपर उड़ाती जा रही हैं। अब ये हो गया खाली। बाहर इन्होंने इसका कुछ इस तरह से मैकेनिज़्म इसका बनाया होता है कि जैसे ही ये एक आपका खाली हो जाता है दूसरे भी भरे हुए हैं। एक रॉकेट जैसे ही अपनी ड्यूटी पूरी कर चुका होगा, अपना सारा ईंधन ज़ाया कर चुका होगा, अपनी सारी एनर्जी ज़ाया कर चुका होगा, तो उसको वहाँ से उतार दिया जाएगा। ये नहीं कि बंदा को जाकर उतार के आएगा, उन्होंने कोई बटन शटन कोई सिस्टम उन्होंने बनाया होगा ना उसका, ठीक है। ये तो नहीं कि आप जाओ उड़ के स्पाइडरमैन गया और रॉकेट उतार के आ गया, ठीक। अच्छा, अब देखें, अब इसका पहले से मैस हो गया कम, हल्का हो गया ना पहले से। जब मैस कम हो गया तो फिर क्या बढ़ेगी, तो आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे ये ऊपर को जाएगा इसका मैस हल्का होता जाएगा और वेलोसिटी इसकी क्या होती जाएगी, इंक्रीज़ होती जाएगी, स्पीड इसकी बढ़ती जाएगी, ज़्यादा स्पीड के साथ ही मूव करेगा। क्लियर हो गया जी। तो जैसे जैसे ये अपवर्ड मूव करेगा तो इसकी जो v है वो क्या होती जाएगी, इंक्रीज़ होती जाएगी। अंडरस्टैंड जी, और ज़्यादा स्पीड के साथ ये मूव करेगा। अच्छा, जब ये ऐसी जगह पे पहुंच जाएगा जहाँ पे कोई एयर फ्रिक्शन वगैरह हो, जैसे ज़मीन का जो एटमॉस्फेयर है उसमें तो गैसेस हवाएं हैं, अगर उससे बाहर चला जाए तो वहाँ तो और फ्रिक्शन ही नहीं होगी। यहाँ चलें उड़ रहा है रॉकेट ऊपर को तो आगे से हवा भी तो फ्रिक्शन कर रही है ना,
जैसे ये ज़मीन की तह से बाहर निकल गया, वहाँ कोई एयर शेयर कुछ भी नहीं, वहाँ और तेज़ी से ही उड़ेगा। बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं जी। तो बहरहाल यहाँ से 2-3 बातें आपने ये याद रखनी है कि यहाँ पे एक तो हमने मोमेंटम, जो लॉ है मोमेंटम का, उसकी बात की है। जब रॉकेट फ्लाई करता है तो गैसेस नीचे को एक्सपेल होती हैं, नीचे को निकलती हैं अपने जितने भी मोमेंटम के साथ, उसी के ऑपोजिट मोमेंटम के साथ रॉकेट किधर को फ्लाई करता है, ऊपर को। ये ऐसे ही है जैसे हमने कल बात की थी कि अगर एक बंदूक और गोली वाली की थी ना कल हमने बात, तो उसमें क्या था, गोली जा रही थी आगे को, ये इधर को जा रही है अपने मोमेंटम के साथ, उसको हमने एम वी कह लिया। और ये बंदूक इधर को आएगी पीछे को, उसको हमने क्या किया था, एम वी डैश। तो दोनों ऑपोजिट मूव करेंगे, ऐसे ही है ना। तो यही केस इधर भी होगा, गैसेस नीचे को निकलेंगी और उसी के ऑपोजिट रॉकेट किधर को फ्लाई करेगा, ऊपर को फ्लाई करेगा। बात समझ आ रही है? बहरहाल ये हमारे पास बेटा एक छोटा सा टॉपिक था। इसके बाद हमारे पास आगे जो टॉपिक है वो थोड़ा सा लेंथी है, उसको ध्यान से आपने देखना है। यहाँ से पेपर में इस आर्टिकल में से ये एमसीक्यू आपसे पूछे जा सकते हैं। दूसरा, ये रॉकेट शॉकेट के बारे में अगर वो पूछे तो यही पूछ सकता है कि हाउ आर रॉकेट फ्लाई, किस तरह उड़ता है, या रॉकेट प्रोपल्जन, इसको एक्सप्लेन करें। तो बस आपने 2-3 बातें जो मैंने बताई हैं कि इसमें गैस फिल की होती है, कौन कौन सी गैस होती है, वो गैसेस जब बर्न होती हैं तो वो नीचे को जितने मोमेंटम के साथ निकलती हैं उतने ही मोमेंटम के साथ रॉकेट ऑपोजिट डायरेक्शन में ऊपर को फ्लाई करता है। ठीक है, तो ये 2-3 बातें। दूसरा, ये एमसीक्यू पूछ सकता है। ठीक है, ये छोटे छोटे एमसीक्यूज हैं, बाकी ये पेपर में लॉन्ग टॉपिक ही नहीं आता। और ये जो यहाँ मैंने फार्मूला लिखवाया था, इसको आपने याद रखना है। ये किसी आगे आपसे किसी टेस्ट वगैरह में वो चीज़ें दे के पूछ सकता है कि एक रॉकेट में, ये मैंने एम बताया, एम क्या है, मैस पर सेकंड, जितनी गैसेस बर्न हो रही हैं 1 सेकंड में। जैसे मैंने इधर बताया ना, ये देखिए मैस पर सेकंड है ना। ठीक है बेटा, ये एम है कि कितनी गैसेस निकल रही हैं बर्न हो के 1 सेकंड में। अंडरस्टैंड जी? तो वो आपको वहाँ चीज़ें दे सकता है कि ये भी दे दे, वेलोसिटी ऑफ गैसेस भी दे दे, और ये एम भी दे दे। तो वो आपसे कहे कि बताएं एक्सेलरेशन कितनी है रॉकेट में। तो ये सारी चीज़ें फिर आपको वहाँ पे तभी आप निकालेंगे जब आपको फॉर्मूला आता हो। अंडरस्टैंड? ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद आगे देखते हैं, हमारे पास नेक्स्ट क्या आर्टिकल है, प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन। अब वो जो आर्टिकल आगे हम पढ़ने लगे हैं बेटा, पेपर में इसमें से भी इतना वो ख़ास कुछ भी नहीं आता, लेकिन हम इसको गौर से पढ़ें क्योंकि इससे रिलेटेड आगे एक्सरसाइज में प्रॉब्लम्स हैं और आपसे फिर वही बात किसी टेस्ट वगैरह में एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलें, सबसे पहले हमारे पास है जी प्रोजेक्टाइल मोशन। थोड़ा पढ़ लेंगे आज कोई जी। हाँ, वो नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाऊँगा, इससे अगले चैप्टर में वो सेम वही आर्टिकल है। ठीक है, तो आप सिर्फ थोड़े से दिन वेट कर लें। तो आप उसको जैसे सर ने डेरिवेशन करवाई है ना, वैसे अभी कर लें, इससे अगले चैप्टर में इंशाल्लाह हम उसको डिस्कस करेंगे। वो हमारा सारा एक पूरा टॉपिक है। ठीक है, अभी अगर मैं वो डायरेक्ट डिस्कशन करूँगा तो वो पॉसिबल है कि आपके पल्ले ना पड़े बात। ठीक, चलें अब ज़रा गौर से आप सुनें। मैं थोड़ा सा वैसे आपको बता देता हूँ कि अगर आपके नई बात समझ आ रही। देखें भाई, ये एक लेदर है, एक सीढ़ी है। ठीक है, अच्छा जी, आप यहाँ से चले हैं, आप किसी चीज़ को आपने उठाया, यहाँ सीढ़ियों से आप चले हैं और चल के आप सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते आप यहाँ पहुँच गए हैं। ठीक है, तो जब आप यहाँ से यहाँ गए, आपने किसी चीज़ को एक जगह से उठा के दूसरी जगह लेके गए हैं, तो आपने क्या किया, वर्क किया। चाहे वो वर्क इधर mgh के बराबर है, पोटेंशियल एनर्जी जिसके भी बराबर है। अब अगर आप टोटल वर्क निकालना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, पहले इस हिस्से का वर्क निकालेंगे, फिर इसका निकालेंगे, फिर इसका निकालेंगे, फिर इसका निकालेंगे। टोटल वर्क फाइंड करने के लिए आप सारे इसको W1 कह लो, W2 कह लो,
W3 कह लो, W4 कह लो, सारे वर्क एंड पे हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे ना। तो ये बेसिक्स है उसका थीम है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे डिटेल में, आपको सर ने इस तरह बताया होगा कि कर्व है इस तरह से, ऐसे ही है ना, तो उसको उन्होंने स्टेप्स में इस तरह डिवाइड किया होगा, ऐसे किया हुआ है। तो ये समझ लो ऐसे सीढ़ियाँ ही हैं कि हमने पूरा जो टोटल पाथ है यहाँ से लेके यहाँ तक उसको देखें पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। नज़र आ रहा है आपको? हर पार्ट की जो डिस्प्लेसमेंट है उसको, इसको D1, D2, D3, D4, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ चलें, इसको आप D1 कह लें, उसको D2 कह लें, समझ आ रही है? अच्छा, इसी तरह इसको D1 कह लें, इसको D2 कह लें, D3 कह लें। हम इतने स्मॉल डिस्टेंसेस लेंगे कि जितनी फोर्स इधर लगे उतनी फोर्स, इतना छोटा डिस्टेंस लेना है कि फोर्स हमारी कांस्टेंट रहे, फोर्स हमारी कांस्टेंट रहे। इतने छोटे छोटे डिस्टेंसेस लेंगे, कांस्टेंट फोर्स रहेगी, इधर भी F, इधर भी F, ये F1 है, ये F2 है, F3 है, F4 है। जब हम एट द एंड ऐड करेंगे तो हम ये कहेंगे कि जो टोटल डिस्टेंसेस हैं वो इस तरह निकालेंगे, W1 D1 टोटल वर्क, W2 D2, यही बात है। इस तरह ऐड होते जाएंगे, WN DN वर्क का यही फॉर्मूला होता है ना। अच्छा, D नहीं आना इधर, F आना है। क्या आना है? F। इसका आप सिंपल ये लिख लें, F1 F2 FN, है कि नहीं? अच्छा, ये जो वर्क है वो पहले पैच का है, पहले टुकड़े में कितना वर्क हुआ है, तो W1 है प्लस W2 है, चलते जाएं, प्लस WN है। और अगर आपने कहा है कि यहाँ पे F सारा इक्वल है ना, जितना F इधर लग रहा है उतना F इधर है, कांस्टेंट फोर्स है कि सब हिस्सों में एक जितनी फोर्स लग रही है, तो F को आप कॉमन ले सकते हैं कि सारे F एक जितनी है, तो आप F1